जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सेशन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, यानी जो आपका कंटेंट है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ को अगर मैं भी रिमूव करूं, एसईओ नहीं पढ़ता, तो इसमें लिखा हुआ है फ्रेंडली कंटेंट। फ्रेंडली कंटेंट से क्या मुराद है? फ्रेंडली कंटेंट किसे कह सकता हूँ? वही मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जो अपने पास पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक ना हो। ये ना हो कि उसकी ग्रामरली खराब हुई भी है, आपने इंग्लिश अपनी तरफ से लिखी हुई है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, किसी लाइन का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर ये करोगे तो यूजर आपकी वेबसाइट पे रुकेगा नहीं। अब एसईओ आपकी कैसे बढ़ती है? एसईओ आपकी ऐसे बढ़ती है कि एक यूजर आता है, यूजर अगर आपके पास आकर थोड़ी देर रुक गया आपकी वेबसाइट पे, तो ये आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक शुमार हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं यहाँ पर, ऊबर सगेस के नाम से, और इसके साथ साथ एक साइट और ऑन कर लेते हैं वर्डप्रेस की, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके मैं सर्च करता हूँ ऊबर सगेस। लुकमान टाइम पे नहीं आया जा रहा तुमसे? कहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है? सिंपल, मैंने यहाँ पर ऊबर सगेस की सर्च करी वेबसाइट, और उस पर यूआरएल अपनी वेबसाइट का पेस्ट करा और उसको सर्च कर दिया। अब ये क्या काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, इस पे पहले इसका रिजल्ट आएगा उसमें से ही समझाता हूँ। सबसे पहले तो इसमें बता रहा है ऑर्गेनिक कीवर्ड। कीवर्ड क्या चीज हो सकती है? देखो, कीवर्ड इस तरीके से टारगेट होते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेबसाइट है शॉपिंग की, ठीक है। अब तुम्हें जब एसईओ करनी है ना, अपने कीवर्ड्स टारगेट करने, तो तुम्हें यूजर की तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई अगर शॉपिंग की वेबसाइट यूजर सर्च कर रहा है तो कौन कौन से वर्ड डाल सकता है। मिसाल के तौर पे वो कह रहा होगा ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग इन कराची, शॉपिंग मॉल, इस तरीके से कीवर्ड लिख रहा होगा वो, यानी जो सर्चिंग के लिए लिखता है ना वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो तुम्हें यूजर के तरीके से सोचना है कि वो क्या क्या कीवर्ड्स लिख सकता है, वो तुम्हें अपने जहन में आएगा, ठीक है। वो तुम अपने पास लिखोगे, इस पे साइट पे डालोगे। अब सबसे पहले अगर मैं इस साइट के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखूं, इसमें अभी इतना काम नहीं हुआ हुआ क्योंकि ये थोड़े अर्से पहले ही लाइव हुई है, इसके अंदर इतना वो आपको काम नहीं दिखेगा कीवर्ड। दूसरी वेबसाइट अभी मैं आपको दूसरी भी दिखाऊंगा, उसमें भी चेक कर लेना कीवर्ड टारगेट कितना है। इसके अंदर इन्होंने टारगेट करा हुआ है 134, ठीक है, यानी कीवर्ड्स इन्होंने कितने टारगेट करें? 134। अब क्या था, मैंने आपको बोला था लाइव करने के बाद आपको छोड़ने की नहीं है वेबसाइट, क्या अभी आप छोड़ दो, ये नहीं है, आप लोग उसको चेक करते रहोगे। तो जब एसईओ करोगे उसके बाद भी आप चेक ऐसे करोगे, रोज के रोज कीवर्ड, या फिर तकरीबन हफ्ते में 2 बार कीवर्ड्स वगैरह भी टारगेट करोगे, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है, चीजें एडवांस होती रहती हैं, कीवर्ड्स भी अलग अलग आते रहेंगे। आज कुछ कीवर्ड है, कोई दूसरा कोई आएगा उससे बेहतर होगा, तीसरा कोई आएगा उससे बेहतर होगा, तो मुझे ये कीवर्ड अपने पास अरेंज करके यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो ये चीज आप रोज नहीं तो हफ्ते में 2 बार करोगे, ताकि आपके कीवर्ड जमा होते रहे। अब इन्होंने टोटल 134 कीवर्ड अपनी वेबसाइट पर डाले, एक साथ नहीं डाले होंगे ये, अभी आप लोग समझो 134 कीवर्ड एक साथ डाल दिए, ये नहीं, थोड़े थोड़े अर्से बाद डालें तो वो जमा होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पहले 2 डाले कीवर्ड्स, फिर 4 डाले, तो टोटल मेरे पास 6 हो गए, फिर मैंने 10 डाले तो फिर 16, यानी इस तरीके से जमा होते रहते हैं पीछे। उसके बाद ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक, इसमें आपको ये बता रहा है कि आपकी साइट पे मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल आपको बता रहे ट्रैफिक कितना आ रहा है, आगे जाकर हम लोग जब और वेबसाइट देखेंगे ना, तो उसमें आपको वो ये भी बता रहा होगा कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितने % यूजर आपकी वेबसाइट पे ठहर रहे हैं। यानी इसमें खाली ये ट्रैफिक का ये पता चल रहा है यूजर आया मेरी वेबसाइट पे, वापस चला गया। आगे जाके जो हम लोग साइट देखेंगे उसमें क्या होगा, यूजर मेरी वेबसाइट पर आ रहा है, कितनी देर वो रुका, कितनी देर उसने कितना काम करा, कौन सा कंटेंट पढ़ा, ये भी मुझे पता चलेगा। तो इसमें क्या बता रहा है, खाली आपके मंथली तो मंथली ट्रैफिक कितना आ रहा है। डोमेन अथॉरिटी आगे आगे देखेंगे, डोमेन अथॉरिटी क्या है। उसके बाद बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्या चीज होती है? बैकलिंक्स, बैकलिंक्स बता रहा था, बैकलिंक्स क्या चीज होती है। बैकलिंक्स का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग वेबसाइट होती है, जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहली वेबसाइट है गिटहब, ठीक है, गिटहब से आप लोग शायद वाकिफ होंगे।
गिटहब में क्या काम होता है। तो गिटहब में जब मैं जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ ना, आप सबका अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। आओ वहाँ पे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। साइन अप करना है, साइन अप। और ईमेल तो मैं लिख देता हूँ। ईमेल इज इनवर्टेड और अच्छा साइन इन करना पड़ेगा फिर इससे। मार्केटिंग होती है, ऑप्टिमाइजेशन है और एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आप अपने कोडिंग के अंदर रहते हुए, यानी आप अपना लेआउट थोड़ा सा चेंज करो, या अगर आप चाहते हो कि भाई कोई कंटेंट खराब आ रहा है आप उसको सही कर रहे हो, यानी आप अपनी वेबसाइट के अंदर रह के जो जो काम कर रहे हो ये आपके पास आएगी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीज आती है कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आती है आप अपनी उस वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब मार्केटिंग कैसे कर रहे हो कि भाई व्हाट्सएप पे लिंक किसी को शेयर कर दिया कि यार ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट जरूर करना, या फेसबुक के ग्रुप बने हुए थे, आपने वहाँ पे फेसबुक के ग्रुप पे अगर अपना लिंक डाल दिया कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग सब विजिट करो। इस तरीके से डिफरेंट आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके ऊपर जाकर आप लोग अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग होगी ना एक तरीके से, क्या अपनी चीज किसी को दिखाना मार्केटिंग में आ जाती है। तो ये चीज होती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मैंने क्या बताया आप लोगों को, अभी बताया ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, पेज के अंदर रहते हुए काम। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन यानी आप सिंपल इस तरीके से समझ लो, वेबसाइट के अंदर रह के काम कर रहे हो आपके पास आएगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। वेबसाइट से बाहर काम कर रहे हो वो किसमें आएगा, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। अब बैकलिंक्स क्या थी, बैकलिंक्स बता देता हूँ। बैकलिंक से मुराद ये होता है कि आप किसी की साइट पे जाकर अपना अकाउंट बनाओ, अपना अकाउंट बनाने के बाद उस वेबसाइट पर अपना यूआरएल पेस्ट कर दो वेबसाइट का। मार्केटिंग हो रही है एक तरीके से कि मैं किसी की वेबसाइट पे जाकर अपना लिंक डाल रहा हूँ, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ। तो ये ऑफ पेज है ऑन पेज है, और तो उसमें रहते हुए ऑफ पेज है ऑन पेज। कितने कह रहे हैं ऑफ है, ऑन कितने कह रहे हैं, ऑफ पेज है। ऑन पेज कैसे, वेबसाइट के अंदर रहते हुए आप वेबसाइट का लेआउट वगैरह चेंज करो, वो ऑन की तरफ जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ वो पुराना तरीका कर रहा हूँ, यानी लिंक कॉपी करके वेब समझ लो व्हाट्सएप पे जाके रख रहा हूँ। तो ये तो क्या है अलग है ना, अगर मैं व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर रहा हूँ वो ऑफ में आ रही है, तो यहाँ पर किसी की साइट पे जा रहा हूँ तो ये तो ऑफ में आ रही है। मैंने ऑन पेज बोली, अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर रह के काम करोगे, किसी की वेबसाइट के अंदर जाके काम नहीं करोगे, वो शामिल नहीं होगा उनमें। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर रह के काम कर रहे हो तो ये चीज आपकी आएगी ऑन पेज में। इससे बाहर कुछ भी काम करोगे वो किसमें आएगी। मैंने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के साथ साथ मैंने यहाँ पर अकाउंट का वो प्रोफाइल आ रही है, मैंने इस पर क्लिक करा और योर प्रोफाइल पे चला गया। ठीक है, जैसे ही मैं योर प्रोफाइल पर आया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में गया, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा, अपने लिए बायो लिखी अपनी जो थी। यहाँ पर अगर आपको कंपनी का नेम लिखना है तो लिखो, नहीं तो मसला नहीं है कोई। ठीक है, उसके बाद लोकेशन और वेबसाइट। अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डाल दूँ, एक तरीके से मार्केटिंग हो गई। तो ये बैकलिंक के तौर पर आती है कि आप किसी की साइट पे जाकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल है, कोई सवाल है। इसमें बताता हूँ, सबसे पहले ये चीज देखो, इसमें किस तरीके से आपको एसईओ समझाने की कोशिश की जा रही है कि 1.6 बिलियन गूगल सर्च डेली। कितने लोग गूगल पे सर्चिंग रोजाना करते हैं, 1.6 बिलियन। अब ये जब स्लाइड्स बनी थी ना तब का ग्राफ है, अभी इसको थोड़ा सा अरसा हो गया स्लाइड्स को बने हुए, तो तब का ग्राफ था, अब थोड़ी और चीजें बढ़ गई हैं। ठीक है, तो यानी अब यूजर ज्यादा बढ़ गए होंगे, पहले का था 1.6 बिलियन।
सिर्फ सर्च कर रहे हैं, यानी कुछ भी सर्चिंग करी 1.6 बिलियन लोगों ने करी। 1.5 बिलियन फिजिकल विजिट बेस्ड ऑन द सर्च। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले बॉक्स में? कोई समझा सकता है पहले दो बॉक्स में डिफरेंस क्या है? तो पहले वाले में सर्च 1.6 बिलियन है उसमें और 1.5 बिलियन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या बन रहा है बोलो? पहले में सर्च करके छोड़ दो, मतलब क्लोज टैब कर दिया या कुछ कर लिया, अगर दूसरे में फिर रिसर्च करते हैं अंदर जाके। देखो इसमें ये बोल रहा है कि 1.6 बिलियन लोग रोजाना डेली सर्च करते हैं, 1.5 बिलियन लोग जो सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर जाके विजिट भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ गूगल से हासिल करना चाह रहा हूँ तो मैंने सर्च तो करा है, तो पहले मैं सबसे पहले वाले बॉक्स में शुमार हो गया कि मैंने सिर्फ क्या करा है। अब सेकंड वाले बॉक्स में क्या है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे किसी के वेबसाइट से मिलेगा, किसी वेबसाइट में मिलेगा, तो मैं उस वेबसाइट पे विजिट करने जा रहा हूँ, तो उसका ग्राफ कितना है? 1.5 बिलियन। पॉइंट 1 का फर्क है, यानी पॉइंट 1 का फर्क है सिर्फ गूगल पे लोग सर्च करते हैं, और 1.5 बिलियन लोग क्या कर रहे हैं फिजिकल उसको जाके विजिट कर रहे हैं, वेबसाइट वगैरह को या किसी भी चीज को आप कह सकते हो। 90% लोकल सर्च इज इक्वल टू फिजिकल परचेज। 90% लोग क्या कर रहे हैं, जो लोकली सर्च करते हैं ना वो फिजिकल परचेज भी करते हैं, यानी बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जिसपे प्रीमियम और 100 वो चल रहा होता है, एक प्रीमियम चीज होती है और एक फ्री चीज होती है, तो 90% लोग उसको परचेजिंग भी करते हैं। जो पाकिस्तानी नहीं करते, पाकिस्तानी 10 में शामिल है, बाकी बाहर वाले 90 में शामिल है, वो लोग परचेजिंग करते हैं। 500% इंक्रीज इन नियर मी एंड बाय नाउ सर्चेस। ये दो कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नियर मी और बाय नाउ। एक कीवर्ड यूजर डाल सकता है नियर मी, अभी इन्होंने यहाँ पे बताया क्या है कि 500% इंक्रीज, यानी 500% लोग ना दो कीवर्ड ज्यादा सर्च करते हैं, कौन सा? नियर मी और बाय नाउ। तो आप लोग अपने इसको वेबसाइट में कीवर्ड्स को ये भी शामिल कर सकते हो। अब इसी तरीके से बाय नाउ नियर मी का थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है 50% नियर मी यूजर विजिट स्टोर। जो लोग नियर मी की कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 50% लोग क्या कर रहे हैं आगे जाके स्टोर को विजिट भी कर रहे हैं, यानी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं जाके। 90% यूजर डिपेंड्स ऑन द पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यू। इसका क्या मतलब हो सकता है? 90% यूजर डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यू, यानी मिसाल के तौर पे अब मैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहा हूँ या कुछ ऑनलाइन बाय कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले रिव्यू देखूंगा या डायरेक्ट उसको ऑर्डर कर दूंगा? रिव्यू देखूंगा, अगर उसका रिव्यू सही नहीं हुआ, मैंने फिर भी ऑर्डर कर दिया, क्या होगा? मेरे साथ स्कैम हो जाएगा, मेरे पैसे गए, मेरे को वो चीज नहीं मिलेगी। तो ये बता रहे हैं कि 90% लोग सबसे पहले यूजर वो करते हैं, 90% यूजर क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यू चेक करते हैं वेबसाइट का, उसके बाद जाके उसको प्रोसेस काम करते हैं। 90% है, 10% अब पता नहीं कौन है। 90% तो पाकिस्तान, ये नहीं पता, नहीं पाकिस्तानी नहीं हो सकता 90%। एक ऑनलाइन ऑर्डर ही नहीं कर सकते, ऑनलाइन करते हैं जाके लेकर आता है। 86% यूजर यूज गूगल मैप टू एक्सप्लोर लोकल बिजनेस। ये वाला लास्ट जो बॉक्स है ना ये इम्पोर्टेंट है भाई। लोकल बिजनेस के ना जब अगर आपको रिव्यूज आपके सही तरीके से नहीं आ रहे, मिसाल के तौर पे रिव्यूज में मैंने अभी स्टार्टिंग करी है, मेरे 1-2 रिव्यूज पड़े हैं वो भी अच्छे पड़े हैं। अब यूजर आके क्या 2 रिव्यूज पे मुझे ऑर्डर कर देगा? तो वो ये चीज चेक करेगा कि मैंने अपनी बिजनेस की लोकेशन दी है या नहीं दी है। अगर मैंने लोकेशन दी है तो वो यही समझेगा कि मैं स्कैमिंग नहीं करूँगा, स्कैमिंग की तरफ जाऊंगा नहीं। अगर मैंने लोकेशन नहीं दी हुई, मेरे 1-2 रिव्यूज आएंगे तो मेरी तरफ आएगा नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि 86% यूजर यूज गूगल मैप्स। अब आप गूगल मैप्स को आसानी से यूज कर सकते हो, कहीं की भी लोकेशन आपको डालनी हो, आपको पता है कैसे जाके गूगल मैप पे लोकेशन एंटर करते हो, पता है वो सबको? कैसे करते हो, कैसे करते हो बताओ? गूगल मैप तो सही है, मैंने गूगल मैप सर्च करा, उसके बाद क्या करूँगा? मैं मैप पे तो बाद में जाऊंगा, सबसे पहले अपनी लोकेशन लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी लोकेशन लगाओगे, लोकेशन लगाने के बाद गेट एंड मेट मैप पे जाओगे। ठीक है, तो इन बॉक्सेस में जो बताया है इसमें कोई सवाल है? कोई सवाल है? अच्छा, पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग मीडिया,
यानी आपको ये पता होने चाहिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाकर आप अपनी वेबसाइट की प्रमोशन वगैरह कर सकते हो। ऑन पेज, ऑफ पेज, ऑफ पेज। सबसे पहले विकिपीडिया, ठीक है, विकिपीडिया पे भी जाके आप काम कर सकते हो। ट्विटर, जिस तरीके से फेसबुक पे काम कर रहा हूँ उसी तरीके से ट्विटर पे भी तो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यानी ट्वीट्स करता रहूँ, अपनी यूआरएल डालता रहूँ और हैशटैग यूज करता रहूँ। हैशटैग का क्या फायदा होता है? ट्रेंडिंग में तो चली जाती है, लेकिन हैशटैग का एक फायदा भी तो होता है। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अलग अलग हैशटैग यूज करे हुए, मैं किसी एक हैशटैग पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? आपने मिसाल के तौर पे एक 3 यूज करें हैशटैग, एक हैशटैग ए, एक हैशटैग बी और तीसरा है हैशटैग सी। अगर मैं हैशटैग ए पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? यानी जिसने अपनी पोस्ट पे, अपनी चीजों पर हैशटैग ए यूज करा होगा ना, उन सबकी पोस्टें मेरे पास उठकर आ जाएंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डलती हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में भी उन्होंने हैशटैग यूज करे होते हैं। तो इससे क्या हो रहा होता है कि हैशटैग ये काम कर रहा होता है, अगर मिसाल के तौर पर उनसे मिलता जुलता किसी ने, अब मैं वीडियो पे अगर मुझे किसी की चीज कोई सर्च करनी है तो मैं नाम लिखूंगा ना, तो हैशटैग से अगर वो मिल जाता है ना, तो क्या होता है उसकी वीडियो भी उठ के मेरे सामने आ जाती है। तो हैशटैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आप लोगों ने अपनी फेसबुक की पोस्टों वगैरह पे भी देखा होगा हैशटैग यूज हो रहा होता है। व्हाट्सएप पे तो खैर इतना नहीं होता। उसके बाद मैंने आप लोगों को मिसाल दे दी यहाँ पर ट्विटर की। ट्विटर पे भी जाते हैं आप लोग, हैशटैग ए बी सी देखोगे, इस तरीके से हैशटैग बने होते हैं। तो हैशटैग बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। उसके बाद लिंक्डइन क्या काम करता है? लिंक्डइन का पता है किसी को? सुना है? तो बिस्तर लगवा रहा हूँ, सो जाना पड़ा, ठीक है। ये लैब का यहाँ पे लाइब्रेरी खाली पड़ी है। लिंक्डइन का क्या काम है? लिंक्डइन किसी को पता है? जॉब वगैरह की ऐड आती है ज्यादातर। आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप लोगों के लिए रिलेटेड यानी आपकी स्किल्स के मुताबिक वहाँ पर आपके पास जॉब्स आती रहती हैं, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। आप जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, फिर आप जा सकते हो उसका इंटरव्यू देने के लिए। तो लिंक्डइन एक ऐसा है, तो जाहिर सी बात है जब मैं वहाँ पर अपनी जॉब तलाश कर रहा हूँ तो मैं अपनी प्रोफाइल में वेबसाइट का लिंक भी तो डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहीं पे HTML CSS या बूटस्ट्रैप के लिए अप्लाई करा, मेरी प्रोफाइल पे वेबसाइट का लिंक डला हुआ है, तो वो जरूर जाके विजिट करेगा कि भाई ये अप्लाई कर रहा है, तो पहले मैं इसका काम तो चेक करूँ कैसा है। तो वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने मेरी पूरी वेबसाइट खुल जाएगी, तो उसको आसानी से पता चल जाएगा मुझे कितना काम आता है और कितना नहीं आता, ठीक है। उसके बाद पिंटरेस्ट और रेडिट, ये दोनों चीजें वैसे ही काम करती हैं जैसे आपकी फेसबुक काम करती है। यानी इनके ऊपर जाकर आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, अपनी कोई पोस्ट डालो, वही सारी चीजें, ठीक है। पहले ये दो चीजें अपने पास, अभी जब मैं लेक्चर एंड कर लूँ तो सर्च भी कर लेना, मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेशन एंड होता है, इसके अंदर इतना ही था। सेशन 1 पर आता हूँ। सबसे पहले तो वापस गूगल करूँ। एसईओ के बारे में आपको बताया, सर्च इंजन कैसे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वेब पेजेस एंड वेबसाइट। सबसे पहले वेब एड्रेस क्या चीज होती है? यानी वेबसाइट का एड्रेस भी आपको सही तरीके से चेक करना है कि वेबसाइट का एड्रेस सही है नहीं। जो लिखा हुआ होता है HTTPS, फिर डोमेन का नेम, फिर सब डोमेन, फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम और फिर पेज का नाम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है सही है या नहीं। वेब पेज क्या होता है? यानी पेजेस आपके वेबसाइट के। उसके बाद वेबसाइट क्या होती है? वेब पेज और वेबसाइट के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, वेबसाइट तब बनती है जब आपके पास बहुत सारे वेब पेजेस बने हुए, ठीक है। मैंने वेब पेजेस बना दिए और उसको एक जगह पे जमा हो गया कर दिया। यानी मिसाल के तौर पे मैंने एक पेज बनाया, होम एक पेज बनाया, अबाउट एक पेज बनाया, कॉन्टेक्ट अस, और मैंने 2-3 और नाम से बना दिए। इन 6 के 6 पेजेस को मैंने एक जगह जमा करके एक फोल्डर में रख दिया, मेरी वेबसाइट तैयार हो गई। तो वेबसाइट की डेफिनेशन ये है कि आप कलेक्शन कर लो अपने वेब पेजेस की, ठीक है। वेब पेजेस की कलेक्शन जब एक जगह पे जमा हो जाती है तो वो चीज कहलाती है आपकी पूरी एक वेबसाइट। सर्च इंजन एंड देयर ओरिजिन। 1990 आर्ची द फर्स्ट सर्च इंजन। यहाँ पर आपको ये चीजें जो लिखी हुई है ना, 1990 और सर्च इंजन का नाम, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपके
मॉड्यूलर में सवाल आ सकते हैं। 1990 में जो सबसे पहला सर्च इंजन बना था, सर्च इंजन अब आपको पता चल गया 1990 में बना था, ठीक है। तो सर्च इंजन जो पहला बना था उसका नाम क्या था? आर्ची। उसके बाद 1994 में एक आया था याहू सर्च डायरेक्ट, याहू के नाम से, याहू तो सबने यूज करा हुआ होगा, लेकिन अब इतना यूज नहीं होता, डायरेक्ट गूगल चलता है, ठीक है। उसके बाद 1996 में आया था आर्क जीपीएस। अब ये अजीब अजीब नाम है, क्या कर सकते हैं। 1998 में आपका गूगल का सर्च इंजन आया था। तो ये सारी चीजें याद रखना भाई, मॉड्यूलर में सवाल आएंगे पहले से। हाँ बिंग बता रहा हूँ। 2004 में आया था आपके पास MSN न्यू सर्च इंजन। उसके बाद 2009 में बिंग क्या चीज है, बिंग आप लोग पीछे पढ़कर आए हो। माइक्रोसॉफ्ट का सही जवाब दे रहे हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम सही जवाब दे रहे हो या नहीं, मुझसे तुम कंफर्म किया कर, कंफर्म नहीं करो तो पता नहीं। भाई बिंग आपका इस तरीके से सॉफ्टवेयर यानी एक सर्च इंजन है जो कि आपके सिर्फ वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ है बस। यानी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पे जाकर कुछ सर्चिंग करोगे, आप लोगों ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव, वन नोट और स्काइप, इनके ऊपर जब भी अकाउंट बनाया था, कौन सा बनाया था? अगर मुझे इनके ऊपर लॉग इन करना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? 2 अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से होते हैं? @outlook.com और @hotmail.com, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट बनते हैं। अब जब मैं अगर वर्ड के ऊपर कुछ सर्च कर रहा था, मिसाल के तौर पे वर्ड के ऊपर मैं जा रहा हूँ, इंसर्ट पिक्चर कर रहा हूँ, पिक्चर इंसर्ट करनी, मुझे वहाँ पे 2 ऑप्शन थे, एक इंसर्ट पिक्चर यानी दिस डिवाइस का, और एक था ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर में डिफरेंस क्या है, पहले तो मुझे ये समझाओगे। इस डिवाइस का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में पहले से वो पिक्चर सेव हो। ऑनलाइन आपका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन गूगल से उठा रहे हो। अब मैं जैसे ही उसके ऊपर ऑनलाइन के ऊपर जाके ऑनलाइन पिक्चर पे सिलेक्ट करता था, तो मेरे सामने गूगल क्रोम नहीं खुलता था, बिंग खुलता था। तो आप जब भी कुछ माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो और उसके ऊपर ऑनलाइन सर्चिंग करोगे, तो आप गूगल नहीं खुलेगा आपके सामने खुलेगा बिंग, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है जिसका नाम है बिंग। अच्छा, ये बता रहा था परफेक्ट गूगल सर्च की परफेक्ट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले वे टू सर्च में करोगे वॉइस हाय गूगल, नहीं तो खुद लिख भी सकते हो। उसके बाद लोकेशन टू व्यू इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड टू द लोकेशन, यानी मैप के बारे में बता रहा है कि आपको लोकेशंस वगैरह बतानी पड़ेगी कि आप अगर किसी चीज को सर्च करना चाह रहे हो, किसी हाउस वगैरह को देखना चाह रहे हो, तो भाई मिसाल के तौर पर मैं किसी फ्लैट को देखना चाह रहा हूँ, फ्लैट मुझे लोकेशन तो देनी पड़ेगी, लेकिन फ्लैट कहाँ पर है वो बता रहा है कि आप लोकेशन वगैरह दे सकते हो, इस तरीके से ये वहाँ पर बता रहा है। उसके बाद टेक्निक्स, एडवांस सेटिंग कभी किसी ने यूज करी है गूगल में? एडवांस सेटिंग, दूसरा तो वॉच किया, एडवांस सेटिंग का ऑप्शन कहाँ पर होता है, तुम लोगों को पता है? चलो यहाँ पर जाके चेक करते हैं, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको यहाँ पे चेक करना, तो सबसे पहले google.com, अब आपके सामने सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, ये सेटिंग्स पे क्लिक करके एडवांस सेटिंग। तो इसका नेक्स्ट क्लास में रिव्यू पूरा करेंगे कि एडवांस सेटिंग में जाने के बाद ये जो मेरे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, ऑल दीज वर्ड, द एग्जैक्ट वर्ड्स और फ्रेज, एनी ऑफ दीज वर्ड्स, नन ऑफ दीज वर्ड्स, नंबर ऑफ रेंजिंग फ्रॉम, तो ये सब चीजें देखेंगे, इनकी क्या क्या डिटेल्स हैं। इसमें बस इतना ही देख लो, लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर आप कोई वेबसाइट सर्च करना चाह रहे हो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की बुनियाद पर, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं जो सर्चिंग कर रहा हूँ ना, एक मैंने कीवर्ड डाला है, अब इस कीवर्ड से जो मेरे पास वेबसाइट है ना, उसकी लैंग्वेज अरेबिक होनी चाहिए। अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा जिस पर अरेबिक्स की वेबसाइट बनी होगी, यानी अरेबिक लैंग्वेज में बनी होगी। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं कंट्री सिलेक्ट कर दूं यानी रीजन सिलेक्ट कर दूं, रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? अलग अलग कंट्रीज, कि भाई मैं आपको सर्च कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस कंट्री, यानी मिसाल के तौर पे एक नाम से तो बहुत वेबसाइट बनी होती है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट बनी होती है, तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं ये वाली चीज़ सर्च कर रहा हूँ ना, तो इस पाकिस्तान में इस वर्ड पे जितनी भी वेबसाइट बनी हुई है ना, सब मेरे सामने आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से रीजन्स वगैरह जाकर सिलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो।
ये नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कवर करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन कौन कौन है छिपा और ये वही कुमार शायद। अच्छा उसके बाद एक सेशन था इसके अंदर सेशन 4 आई थिंक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन तो अभी हम लोग आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ 2 सिंपल बताएं, ऑन पेज और ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में फर्क क्या है। तो फर्क समझ में आ गया सबको? हाँ ऑफ पेज वही। अच्छा मैंने 3 तरीके के बॉक्सेस बताए थे आपको यूआई यूएक्स में, ब्लैक के बाद मैंने बताया था ग्रे, और कौन सा बताया था? व्हाइट। तीनों का कोई बता सकता है क्या काम था? तीनों का क्या काम था? क्या काम था? क्या काम था भाई तीनों का? काम होना चाहिए, तीनों का बॉक्स हो जाएगा। भाई ब्लैक बॉक्स में आपकी वो चीज आती है जिसमें आपकी कोडिंग चेक की जाती है। आप कोडिंग में क्या क्या चीजें चेक हो सकती हैं? कोडिंग क्या चेक करेगा? सर जैसे एडर का काम हुई कमेंट सेक्शन आपने बनाए हो ताकि उसको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद वाइट बॉक्स क्या होगा? यानी मेरा वेबसाइट का आउटपुट चेक कर रहा होगा। अब इस तरीके से तुम लोग आसानी से याद रख सकते हो, जब मैं गूगल क्रोम पे कुछ भी लिखता हूँ, यानी वेबसाइट मैंने छोटी सी डिजाइन करी, उसको गूगल क्रोम पे जाके चेक कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट गूगल का वाइट होता है। तो इस तरीके से याद रखो, ठीक है। अब ग्रे बॉक्सेस में क्या है? दोनों चीजें एक साथ चेक होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स क्या है? इट इज अ पॉपुलर एसईओ टूल, एक एसईओ का टूल है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपको पास हेल्प करता है एनालाइजिंग करने में, किसके ऊपर? वेबसाइट की परफॉर्मेंस, विजिटर बिहेवियर और वेब ट्रैफिक। वेबसाइट परफॉर्मेंस में क्या चीज होती है? यानी मेरी वेबसाइट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, किसमें जाके पता चलेगा? गूगल एनालिटिक्स टूल के अंदर। अभी यूज करेंगे इसको भी, ठीक है। इसके स्टेप्स भी नीचे लिखे हैं कि आप कैसे यूज कर सकते हो, वो भी जाके करेंगे। गूगल एनालिटिक्स में सबसे पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया, वेबसाइट की परफॉर्मेंस है। विजिटर बिहेवियर क्या चीज है? जो बंदा मेरे पास यानी विजिट करने आ रहा है मेरी वेबसाइट पे, उसका बिहेवियर यानी कि वो क्या काम कर रहा है, क्या क्या काम नहीं कर रहा। तो ये चीज भी आपकी चेक होती है कि उसने भाई मिसाल के तौर पे मेरे ही वेबसाइट पे यूजर आया, यूजर आने के बाद उसने क्या क्या चीज पढ़ी, कहाँ कहाँ क्लिक करा, क्या क्या नहीं करा। तो ये सब विजिटर बिहेवियर में शामिल होकर मुझे पता चलती है। वेब ट्रैफिक कितने यूजर ने मेरी विजिट करी और कितने ने नहीं करी, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आप गूगल एनालिटिक्स यूज करोगे, इसके 2 वर्जन है, एक फ्री और एक प्रो। फ्री वर्जन में आपको क्या मिलेगा और आपको प्रो वर्जन में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, वो जाके नीचे देखते हैं। सबसे पहले पेड गूगल एनालिटिक्स 360 विद एडवांस टूल। जब मैं अगर पेड ले लूंगा तो मुझे एडवांस टूल भी ज्यादातर मिल जाएंगे, बहुत सारे एडवांस टूल मिल जाएंगे। पेड करना नहीं करते, चलो बस स्टार्ट कर रहे हैं, पेड करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कुछ इस तरीके से इन्होंने स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे, google.com एनालिटिक्स, ठीक है। यानी ये चीज आप वेबसाइट सर्च करोगे। अब आपके इसके कुछ इस तरीके से चल रहे हैं, पहले ये 4 लाइन है, उसके बाद फिर ये यहाँ पर ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पर आ रहा है। यानी कुछ इस तरीके से शेप बन गया आपकी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे ऐसे अगर ऐसे चल रहे हैं आपके स्टेप्स यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स आप सर्च करोगे अपनी वेबसाइट गूगल क्रोम पे जाकर। उसके बाद क्रिएट साइन इन टू एनालिटिक अकाउंट, साइन इन और साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप क्या होता है, साइन इन क्या होता है पता है? साइन अप किसे कहते हैं? रजिस्ट्रेशन को। साइन इन किसे कहते हैं? लॉगिन। उसके बाद क्लिक स्टार मेजरिंग
यानी वहां पर एक बटन बना हुआ होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा क्लिक स्टार्ट मैनेजिंग, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद असाइन अकाउंट नेम, अकाउंट का कोई एक नाम आपको और एंटर करना है तो आप कुछ भी नाम एंटर कर सकते हो, मर्जी है आपकी। एंटर वेबसाइट यूआरएल, अभी मैंने ऊपर सेकंड्स में अगर एक यूआरएल लिखा था तो वही यूआरएल आपको कॉपी करके वहां पे वेबसाइट में डालना है, ठीक है। उसके बाद सेट एनालिटिक ट्रैकिंग कोड, ये सब जो चीजें आपके पास बनी हुई आ रही है ना, सेट एनालिटिक्स, असाइन अकाउंट, सॉरी क्लिक स्टार्ट मैनेजिंग, ये सब वहां पे बटन्स बने हुए हैं, आपको बस क्लिक करना है वहां पे। उसके बाद कॉन्फ़िगर टाइम जोन एंड पर एंड प्रीफर्ड करेंसी, अब अगर आप कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो, यानी मिसाल के तौर पे कोई टाइम जोन लगाना चाह रहे हो, हर कंट्रीज का टाइम जोन अलग होता है। पाकिस्तान में इस टाइम पे कोई अलग टाइम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, ईरान में अलग है, सऊदी अरब में अलग है, और इस तरीके से हर जगह पर अलग अलग ही चल रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पर अगर वो सेट करना चाहते हो तो टाइम जोन भी सेट कर सकते हो कि आपको किस चीज़ से मिले। असाइन प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी का नेम बताना पड़ेगा। ऐड बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पूछ रहा होगा आपको, अगर आपको ऐड करनी है तो ऐड करना, नहीं तो अगर वहाँ पे क्लोज का बटन आ रहा हो तो आप क्लोज कर सकते हो। एक्सेप्ट द आर्गुमेंट, और उसके बाद कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स टू द वेबसाइट, तो इस बटन पे, आखिरी वाले बटन पे क्लिक करने के बाद पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके पास जनरेट होकर आएगी, ठीक है। अब वो कैसे आएगी, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, सबसे पहले फ्री एसईओ टूल में क्या क्या मिलेंगी आपको, बैकलिंक चेकर, बैकलिंक चेकर, बैकलिंक क्या हो सकती है अभी बताइए। यानी मैं वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता हूँ कितने परसेंट लोगों ने यहाँ पे बैकलिंक के ऊपर काम करा हुआ, तो ये फ्री में, पेड में। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना वो आपके पास फ्री है, और जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ वो पेड चीजों में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब कीवर्ड्स टूल, यानी अगर मुझे यूट्यूब की कोई वीडियो कोई एसईओ करनी है तो यूट्यूब पे भी मुझे अलग तरीके से कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, वो भी बताएगा मुझे। जैसा आप मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया हैशटैग, कभी किसी ने यूट्यूब की वीडियो अपलोड करी है, क्या क्या चीजें एंटर करनी पड़ती है उसके लिए, यानी टाइटल आएगा एक तो वीडियो का टाइटल, और ठीक है डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन में आप लोग हैशटैग वगैरह यूज कर रहे हो तो ये कीवर्ड्स वगैरह में आते हैं, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड जनरेटर, अब आपको पता नहीं चल रहा कि भाई कीवर्ड से कैसे करना है मुझे काम, तो आप कीवर्ड जनरेट भी कर सकते हो एक वेबसाइट के जरिए। वो वेबसाइट का नाम क्या है, यही वाला गूगल एनालिटिक रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर, अगर कोई कीवर्ड में डिफिकल्टीज हैं, आपको कोई चीज क्वेरी वगैरह समझ में नहीं आ रही, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब पेड में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास ये पुरानी चार चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये तो पेड में पहले से ही शामिल होंगी, उसके साथ साथ चार चीजें ऑनलाइन मिल जाएंगी। यानी पेड में मुझे टोटल कितनी चीजें मिल रही है, 8, और उसमें फ्री में 4। साइट ऑडिट चेक कर सकता हूँ, साइट ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट बनाया था हम लोगों ने यूआई यूएक्स के अंदर, ऑडिट क्या है, हाँ एडिट करना हो सकता है, यानी आप अपनी वेबसाइट को चेक कर रहे हो इस तरीके से, तो ये चीजें चेक कर सकते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट को कितनी मरतबा चेक करो, कितनी मरतबा चेक नहीं करा, ये चीजें शामिल हो सकती हैं। कीवर्ड एक्सप्लोरर बता सकते हैं, साइट एक्सप्लोरर, कॉन्टेक्ट एक्सप्लोरर, ये सब चीजें साइट में, साइट एक्सप्लोरर अभी हमारी एसईओ स्टार्टिंग है तो उसके साथ साथ आगे आगे पढ़ेंगे, और डिटेल्स आपके पास यहाँ पे स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टू एसेस इट पेड टूल, फॉलो दीज स्टेप, अभी जो मैंने ये ऊपर बताए ना स्टेप्स आपको, ये आपको करोगे फ्री वर्जन के अंदर, ठीक है। और ये जो नीचे स्टेप्स लिखे हुए ये करोगे आप, क्या लिखा हुआ है पेड टूल्स के अंदर। अब पेड टूल्स के अंदर देख लो कितना है, सिर्फ 3 स्टेप है, क्या है, सर्चिंग करनी है वेबसाइट, वेबसाइट के बाद क्रिएट अकाउंट करना है, और वेरीफाई द डोमेन सेटिंग ऑन यूर प्रोजेक्ट, बस खत्म। और उसमें इतना लंबा काम करना पड़ रहा है, या फ्री टू, और इसमें यही होता है। अच्छा, रियल टाइम, जो आपके पास रिपोर्ट जनरेट होकर आएगी आपकी वेबसाइट की, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, रियल टाइम से क्या मुराद है, हाँ डेली विजिटेड का बता देगा कि भाई कितने बंदे आ रहे हैं डेली विजिटेड में, ठीक है। ऑडियंस, नहीं सॉरी रियल टाइम, ऑडियंस नीचे बताएगा, रियल टाइम में ये बताएगा कि आपका नीचे लिखा हो नहीं है, रियल टाइम
चलो रियल टाइम में भी देखते हैं ऑडियंस क्या चीज है। ठीक है, मेरे पास यूजर्स कितने आ रहे हैं वो मेरे कितने आएंगे ऑडियंस में। उसके बाद बिहेवियर कन्वर्सेशन। अच्छा, इसमें अंदर एक इम्पॉर्टेंट है पांचवा कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन से क्या मुराद है? बातचीत कैसे करूंगा भाई मैं 24 घंटे ऑनलाइन तो भी रहूंगा, फीडबैक लूंगा, उनके यूजर के इंतजार में रहूंगा। हाँ यार, यूजर आएगा मेरे साथ लाइव बातचीत करेगा, मैं उसके इंतजार में थोड़ी रहूंगा। मैंने समझाया था ना एक फॉर्म के जरिए कैसा होगा काम। बॉट वाला नहीं, फीडबैक फॉर्म। बॉट से आपका ऑटो रिप्लाई जनरेट हो रहा होता है। फीडबैक में वो मुझे बताएगा कि आपकी वेबसाइट में ये मसले मसाइल हैं। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मैंने कोई सवाल पूछा तो मेरे को बॉट से उसको जवाब मिल जाएगा, लेकिन वो अगर मुझे कुछ चीज़ें बता रहा है वेबसाइट के बारे में तो मुझे कमेंट बाद में देखना है। तो फीडबैक फॉर्म ज़रूरी है। फीडबैक फॉर्म बनाओगे तो यही होगा कि आपको यूज़र के कमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे कि यूज़र क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, क्या क्या कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद साइट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिसर्च, ग्रामरली। क्या बात है, ग्रामरली आ गया। ग्रामरली क्या चीज़ है बताया था ना, ग्रामरली का काम सारे काम जो है जासिम बताएगा। बता नहीं जासिम, ग्रामरली क्या बताया था मैंने? इसके मुतालिक अगर हम लोग मिस्टेक करें, इससे रिलेटेड नहीं, अगर हमारी कोई ग्रामर मिस्टेक होगी तो होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो होगा। तो ग्रामरली एक ऐसी वेबसाइट है, अगर आप अपने कोई वेबसाइट पर कंटेंट ऐड कर रहे हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई है ना, वेबसाइट में क्या हो रहा है, यहाँ पर कंटेंट डेली ऐड हो रहा है। ठीक है, कंटेंट डेली ऐड हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर इन्होंने कंटेंट अगर इन्होंने गलत डाल दिया तो यूजर पढ़ेगा। तो यहाँ पर ना रोजाना इनके आर्टिकल अपलोड हो रहे हैं। अब आर्टिकल अपलोड हो रहे हैं तो उसको चेक भी होता है, जाहिर सी बात है। अगर मैं चेक नहीं करूंगा, ऐसे एंटर कर दिया तो मेरे लिए मसले मसाइल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रामरली में पहले चेक होता है कि आपके आर्टिकल्स में कोई मिस्टेक है या नहीं है। अगर नहीं होती तो फिर आप वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो ग्रामरली पर अब इसमें अकाउंट बताया कि आप अकाउंट कैसे बना सकते हो। सेटअप एन अकाउंट सर्च करोगे, लॉग इन टू सी द ग्रामरली डैशबोर्ड देखोगे ग्रामरली का क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होंगी और क्लिक कर दोगे। ग्रामरली बिलावल तो नहीं बनाएगा, सब वैसे बिलावल को यूज करना चाहिए। कन्वर्जेशन एक ही चीज आती है इसके अंदर। क्या कह रहे वापस बोलो भाई, ये इसी चीज के उसमें आती है कि फीडबैक फॉर्म जो आपको मिल रहा होता है, यानी आप वहाँ पर स्टेप्स वगैरह देख सकते हो